हो गया रेडी। आ रहा पूरा बोर्ड देख लेना, एक बार बोर्ड देख लेना। ओके, चलिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वॉल्यूम सही, एक बार इसको देख लेना। आवाज़ सही आ रही। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हो गया, इतना ही पे रहता है। सही है। मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज की शुरुआत हम लोग करना चाह रहे हैं। कल हम लोगों ने काफ़ी जो है पढ़ा था और लेटर मुगल इंडिया में चल रहे हैं हम लोग, और लेटर मुगल इंडिया को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। आज हम लोग उसके सेकेंड भाग में रहेंगे, लेटर मुगल इंडिया का पार्ट 2, और लेटर मुगल इंडिया का पार्ट 2 में रहेंगे हम लोग, और आज उसको समाप्त कर लेंगे हम लोग। और कल हम लोग रहेंगे विभिन्न स्टेट्स में, यानी कि राज्यों के बारे में जो है स्टडी करेंगे हम लोग। और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे जो है भारत में यूरोपियों का आगमन, और उसके बाद हम लोग जो वाणिज्यिक चरण है और औद्योगिक चरण है और वित्तीय चरण है, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समझेंगे हम लोग। सबसे जो बेहतरीन आपका टॉपिक है, सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपका मॉडर्न आधुनिक भारत को समझने के लिए उपनिवेशवाद के विविध चरण हैं, जिसमें आप देखोगे पूरी ब्रिटिश इकॉनमी एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी कि हम लोग मुग़ल बादशाह को नहीं पढ़ रहे हैं, मुग़ल बादशाह के बहाने घटनाओं को पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसी तरह से आप देखोगे कि आप घटनाएं बड़े बेहतरीन तरीके से क्रम वाइज आप पढ़ते चले जाओगे और आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे आप देखोगे जब वाणिज्यिक जब उपनिवेशवाद के विविध, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के जब विविध चरण हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको बराबर याद रखना है, यानी कि प्लासी से युद्ध से लेकर और 1813 तक, और 1813 से लेकर और 1857 तक, और 1857 से लेकर और आज़ाद भारत तक 3 चरण बना के देखेंगे हम लोग। और उस 3 चरण को हमेशा आप दिमाग में रखो। एक मर्केंटाइल फेज है, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, एक औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है, और एक वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। यानी कि मर्केंटाइल फेज है, फिर इंडस्ट्रियल फेज आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जब ब्रिटेन में प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने लगेगी, तो वहाँ वाणिज्यिक एक तरह से समूह के अलावा एक औद्योगिक समूह बनेगा, यानी कि उद्योग धंधों वाले ज़्यादा बन जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। उनके हिसाब से फिर पॉलिसी चेंज हो जाएगी। आप देखोगे पहले चरण में जो पॉलिसी होगी दूसरे में बदल जाएगी, तीसरे में बदल जाएगी, और तीसरे चरण में जब हम लोग फिनेंशियल जो है फेज पढ़ेंगे, तब उसमें रेलवे का विकास होगा, टेलीग्राम आएगा, टेलीग्राफ आएगा, रेलवे आएगा। यानी कि जब इनके पास अभूतपूर्व पूंजी हो जाएगी, तब ये निवेश करेंगे विभिन्न सेक्टर में, और होम चार्जेस से बहुत ज़्यादा ले जाएंगे धन का निष्कासन करेंगे भारत से। इनका उद्देश्य मेन रूप से क्या है कि धन का निष्कासन कैसे करें हम, और अपने हितों का संरक्षण कैसे करें, और भारत का आर्थिक शोषण कैसे करें, वो चीज़ समझने के लिए। क्योंकि उपनिवेशवाद का चेहरा क्या होता है, आर्थिक होता है, और सारी नीतियाँ जो प्रशासनिक हैं, जो राजनीतिक हैं, जो आप देखोगे कि सामाजिक हैं, जो सांस्कृतिक हैं, वो सारी नीतियाँ जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। यानी कि प्रत्येक फेज में हम लोग उसके इकोनॉमिकल पॉलिसी को केंद्र बिंदु में रख के, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को, उसके पॉलिटिकल पॉलिसी के, और उसके कल्चरल पॉलिसी को, उसके सोशल पॉलिसी को हम लोग पढ़ेंगे। तब आप देखोगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
तो अभी तो हम लोग लेटर मुगल इंडिया में प्रवेश किए हैं, और लेटर मुगल इंडिया में प्रवेश करके और हम लोग औरंगजेब के बाद वाले बादशाह को पढ़े हैं। आप देखेंगे कि औरंगजेब के बाद वाले बादशाह में पहला मुअज्जम था, जो बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट के नाम से सिंहासन पर बैठा, और 1707 से लेकर 12 तक रहा। 12 से 13 तक जहांदार शाह आए, और 13 से आप देखोगे 19 तक जो है फर्रुखशियर रहे। और फर्रुखशियर के समय में आपने देखा कि फर्रुखाबाद आ गया स्वतंत्र राज्य के रूप में, और फर्रुखशियर के ही समय में आपने देखा कि बहादुर जो बंदा बहादुर थे उनका जो है पॉलिटिकल मर्डर हो गया। बंदा बहादुर की राजनीतिक हत्या हो गई 1716 में। और उसके बाद आप देखें कि मैग्ना कार्टा मिला, यानी कि 1717 का दस्तक मिला कंपनी को, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1719 में एक मैग्ना कार्टा मिल गया, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के साथ एक समझौता हो गया, जिसमें इन्होंने वादा किया कि भाई हम आपको सैन्य मदद करेंगे और आप हमको जो है चौथ देते रहिए, चौथ दीजिए दक्कन का। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब मोहम्मद शाह रंगीला का समय आता है, बाद में आप देखोगे कि जो दिल्ली समझौता हुआ 1719 का, उसको जो नेक्स्ट शासक आता है, क्योंकि सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दिया फर्रुखशियर की, और फिर बैठाया रफ़ीउद्दराज रफ़ीउद्दौला। तो कभी कभी आता है कि उस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, तो जो दिल्ली समझौता था उस पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किसको जाता है? रफ़ीउद्दराज से करवाया इन्होंने। उसके बाद रफ़ीउद्दौला आते हैं 3 साढ़े 3 माह तक, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आ जाते हैं, रोशन अख्तर, जिनके समय में आप देखोगे रियल डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यानी कि मुगल वंश का वास्तविक पतन शुरू हो जाता है। और पतन की प्रक्रिया को तीव्रतम ये कर देते हैं, और ढेर सारे राज्यों का एक तरह से विघटन हो जाता है, ढेर सारे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व आने लगता है, जिसमें आपने देखा बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, भरतपुर स्वतंत्र हो गया, ढेर सारे राज्य अपने को स्वतंत्र कर लिए। इसके बाद नादिर शाह का अटैक होता है, अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, और 1748 में रोशन अख्तर की मृत्यु हो जाती है। तो 1748 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो 1748 से लेकर और 1754 तक रहते हैं अहमद शाह। और अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का दूसरा और तीसरा आक्रमण होता है, यानी कि 1748 में अब्दाली का पहला अटैक, 49 में दूसरा अटैक, 52 में तीसरा अटैक। तो उस घटनाओं को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अहमद शाह के समय में हालत बहुत बिगड़ जाती है। आप देखो तो जैसे अवध के जो दूसरे नवाब रहते हैं सफदरजंग, वो मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल बादशाह के वज़ीर भी बनते हैं, और मुग़ल बादशाह का वज़ीर बनाया गया, लेकिन 53 में सफदरजंग को हटा दिया गया, और 1753 में इमादुल मुल्क बना वज़ीर। और इमादुल मुल्क तुरानी गुट वाला वही इमादुल मुल्क वज़ीर बनता है, और वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। यानी कि इमादुल मुल्क आप देखोगे तो 18वीं शताब्दी के मिड में वही कार्य इमादुल मुल्क करता है जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुसैन अली और अब्दुल्ला खां करते हैं, यानी कि सैयद ब्रदर्स करते हैं। किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। और कहा जाता है कि अहमद शाह की जो है अहमद शाह बादशाह अहमद शाह की माता राजमाता उधम बाई के हाथ में पूरी सत्ता रहती है। किबलाए आलम के नाम से वो जानी जाती हैं, और एक उस समय जावेद खान नामक जो नवाब बहादुर की उपाधि मिलती है उसको हिजड़ा रहता है, वो उनकी प्रेमी के रूप में रहता है। तो सत्ता बिल्कुल इस समय आप समझ लीजिए कि पूरी तरह पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, राजनीतिक अव्यवस्था है, और चरमरा गई है व्यवस्था पूरी तरह। और ऐसे ही में दूसरा तीसरा आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली का जो चौथा आक्रमण होता है वो आप देखोगे आलमगीर सेकंड के समय में होगा, क्योंकि आप 1754 से लेकर और 59 तक, यानी कि 54 से लेकर 59 तक आलमगीर सेकंड रहता है। तो आलमगीर सेकंड को थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आलमगीर
आलमगीर सेकंड रहता है। और आलमगीर सेकंड को अगर देखा जाए तो 1754 से लेकर और 59 तक ये रहता। और 59 से इसके बाद आ जाएंगे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड आ जाएंगे। और शाह आलम सेकंड के समय में आप देखोगे 1759 से लेकर और 1806 तक लंबा कार्यकाल रहता। और इनके आप देखोगे समय में ढेर सारी घटनाएं घटित होंगी। इसके बाद आपके आ जाएंगे अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड के बाद आ जाएंगे आपके 37 तक रहते हैं, बरेली कॉलेज की स्थापना तक, यानी कि 1837 तक अकबर सेकंड रहते हैं। फिर अकबर सेकंड के बाद आप देखोगे कि बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के नाम से शेरो शायरी करते थे। वो 1837 से लेके 1857 तक रहते हैं। और 62 में रंगून में ही इनकी डेथ हो जाती है। और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह होता है। तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो फर्स्ट था। और बहादुर शाह सेकंड जो है वो मुगल वंश के लास्ट चिराग होंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि दो बादशाह को देखते हैं पहले हम लोग कि इनके समय में घटनाएं क्या क्या, फोकस करना हमें। तो एक तो आप देखो कि अहमद शाह अब्दाली का जो चौथा आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का जो चौथा आक्रमण होता है 57 में। और 57 में अहमद शाह अब्दाली अपने चौथे आक्रमण के समय में दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। और जब दिल्ली में वो प्रवेश कर जाता है तो एक तरह से कह लीजिए कि इंटरफियर करता है राजनीति में। और दिल्ली में प्रवेश करके आलमगीर सेकंड को एक तरह से बना देता है बादशाह। और इमादुल मुल्क को वज़ीर बनाता है। और नजीमुद्दौला को, जो नजीब खां थे, नजीमुद्दौला जो रुहेला सरदार थे, उनको मीर बख्शी बनाता है। इसके बाद लेकिन अब आप देखोगे कि इंटरनल राजनीति में इंटरफियर कर रहे हैं कौन? मराठी इंटरफियर कर रहे हैं। इसका मतलब कि संधि हो रही है, यानी कि अहमद शाह फर्स्ट के समय में एक संधि होती है। और मराठे आश्वासन देते हैं कि अब कोई अगर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आएगा तो हम आपको सैन्य मदद करेंगे और आप हमें जो है दक्कन के जो है उधर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से चौथ देते रही। क्योंकि चौथ के बिना तो मराठों को नींद नहीं आती है। टोटल प्रोडक्शन का 1/4 वो चाहिए ही चाहिए। चौथ और स्वदेश मुखी इनके आर्थिक सत्ता का मूला आधार है। अब आप देखोगे कि ये जो है 58 में रघुनाथ राव जो मराठा सरदार हैं, रघुनाथ राव क्या करेंगे? इंटरफियर कर जाएंगे। और जब इंटरफियर कर जाएंगे तो नजमुद्दौला को हटा देंगे। और फिर जो है इंटरफियर करके और अदीना बेग को बना देंगे जो पहले था, मीर बख्शी का काम। अब जब ये इंटरफियर किए, इसके बाद आक्रोशित होकर फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, यानी कि 5वां अटैक होता है, जो पानीपत के पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1761 की लड़ाई। अब आप देखो कि इन्हीं के समय में जब ये दिल्ली में प्रवेश करता है, इसी समय आपका होता है प्लासी का युद्ध। यानी कि प्लासी का युद्ध आ जाए तो आलमगीर सेकंड का समय ही लगाना। आलमगीर सेकंड के समय में आप देखो प्लासी का युद्ध होता है 1757, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हो जाता है, यानी कि आप एक तरह से देखोगे तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हो जाती है। और ये प्लासी की लड़ाई आप सोचो छल प्रपंच धोखाधड़ी के आधार पर है। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि बहुत बड़ी एक तरह से जैसे कहते हैं कि वो मैच फिक्स था बिल्कुल पूरी तरह से। तो वो जितने भी मीर जाफ़र यानी कि सिराजुद्दौला के जितने भी लोग थे असंतुष्ट थे, उनको अंग्रेज़ों ने अपने तरफ कर लिया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरह से धोखाधड़ी के आधार पर ये युद्ध जीत लिया, छल प्रपंच के आधार पर जीत लिया ये युद्ध, यानी कि एक तरह से फिक्स हो गया। और इस युद्ध में विजय के बाद आप देखोगे तो एक और लड़ाई होगी, बेदारा की लड़ाई, यानी कि 1759 में एक लड़ाई होगी जिसको बैटिल ऑफ बेदारा कहते हैं हम लोग। बेदारा का युद्ध होता है
और ये युद्ध जो है एक तरह से कह लीजिए कि बंगाल में होता है, बेदारा की लड़ाई, बैटल ऑफ बेदारा, चंद्रनगर के आसपास। और बेदारा के युद्ध में डचों का सफाया कर देते हैं, यानी कि डचों को भारतीय बाजार से बाहर कर देते हैं अंग्रेज। अब आप देखो कैसे अंग्रेजों के पक्ष में रहता है। यहाँ बंगाल के नवाब को समझ लिया इन्होंने, यानी कि नवाब को बाहर कर दिया, नवाब को। और यहाँ डच और आंग्ल के बीच हुआ ये युद्ध, और अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ, और डचों को भारतीय मार्केट से बाहर कर दिया इन्होंने। क्योंकि अम्बोयना हत्याकांड में आप देखोगे कि डचों ने इंडोनेशिया से इनको बाहर कर दिया, क्योंकि डच तो मूलतः जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया को मंडी कहा जाता था मसालों की, और डच आप देखोगे तो इंडोनेशिया में कंसंट्रेटेड थे मसालों के लिए, और भारत में कपड़े का व्यापार करते थे डच। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और 1759 में डचों का भारत में समाप्त हो जाता है। तो डचों को मार्केट से बाहर कर दिए। इसके बाद आप देखोगे 1760 में, यानी कि शाह आलम सेकंड के समय में फिर घटनाएं शुरू हो जाती हैं, और 1760 में आप देखोगे वांडीवास की लड़ाई हो जाती है, वांडीवास का युद्ध हो जाता है। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे वांडीवास का युद्ध जो है। और जो वांडीवास का युद्ध होता है वो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच होता है। और इस वांडीवास की लड़ाई में साउथ इंडिया में वांडीवास की लड़ाई होती है, और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध है। यानी कि 20 वर्षों तक फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने युद्ध करेंगे। और पहला जो युद्ध था, पहला कर्नाटक युद्ध, क्योंकि युद्ध स्थली कहाँ, कर्नाटक में, कोरोमंडल क्षेत्र में, भारत के पूर्वी घाट के तरफ है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपेल की संधि से समाप्त होगा, क्योंकि यूरोप के प्रकरण को लेकर हो रहा 1748 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1755 में पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो रहा। तीसरा जो 7 ईयर्स वार को लेकर हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध को लेकर हुआ, उसकी समाप्ति हो रही है कहाँ, यानी कि 1763 में जो पेरिस की संधि हो रही उससे समाप्त हो रहा। लेकिन तब तक जो है 1760 में अंग्रेजों ने इनका सितारा बिल्कुल डुबा दिया। 1760 जो है वांडीवास की लड़ाई को फ्रांसीसी कभी नहीं भूल सकते हैं, और न तो विद्यार्थी इसको भूल सकता है, क्योंकि यहीं से सूर्यास्त हो जाता है। और अंग्रेजी शर्तों पर व्यापार करने लगते हैं कौन, फ्रांसीसी। जबकि फ्रांसीसी आप देखो कब खाली करवाया जाता है, ऑपरेशन चलवा के 1962 में। और 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 7वें संघ शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को दर्जा दिया जाता 1962। जबकि 1954 में आप देखो कि वो सीडेड एरिया माहे, एनम, कराईकल, चंद्रनगर को छोड़ देते हैं, वो सौंप देते हैं भारत सरकार को। लेकिन पूरी तरह अगर देखा जाए कि पांडिचेरी से कब मुक्ति मिली है, कब मुक्त कराया गया, तो सब 1962। तो एक लंबी यात्रा रहती है कि 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, फ्रांसीसी कंपनी की, और 1760 में इनके भाग्य का बिल्कुल निर्णय कर देते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज बाह्य ताकतों को भी हरा रहे हैं, और अंग्रेज आंतरिक ताकतों को भी हरा रहे हैं। तो बादशाह तो एक बहाना है, बादशाह को लेके हम लोग घटनाओं को पढ़ने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। और वास्तव में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 18वीं सदी के भारत को पढ़ रहे हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और 18वीं सदी के भारत को आप देखो, सब कुछ इसी में बीत जाएगा। और 18वीं सदी का विश्व जरा आप देखो, साइंस का इरा, साइंटिफिक इन्वेंशन का इरा, विज्ञानवाद का इरा है। लेमार्क हैं, डार्विन हैं, न्यूटन्स हैं, इनकी सेंचुरी है। यानी कि विज्ञान सिर चढ़ कर बोल रहा है, डेवलपमेंट क्लाइमेक्स पर है। और हमारे यहाँ देखो आपसी मतभेद के कारण, लड़ाई के कारण दूसरी शक्ति आके भी भारत को युद्ध स्थल घोषित कर दिए, और अपने पर्पज को सिद्ध करने के लिए, उपनिवेशवाद को बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आप देखो कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रही है। जितनी सरकारी कंपनी थी सबको उसने मात दे दिया।
यानी कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को भी पराजित कर रहा है और भारत में उभरने वाली ताकतों को भी पराजित कर रहा है और अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भी पराजित कर रहा है, वो है अंग्रेज। तो इस चीज को हमें बखूबी समझना है कि 1760 की लड़ाई होगी तो शाह आलम सेकंड होगा, लेकिन शाह आलम सेकंड तो खुद जो है यत्र तत्र भटक रहा है। अली गौहर के नाम से इसने गोथौली में जब इसको समाचार मिला कि इमादुल मुल्क ने ख़त्म करवा दिया उसको आलमगीर सेकंड को, यानी कि वही बैठाता था, वही जो है भटाता था शासकों को, किंग मेकर था, तब ये जो है गोथौली नामक स्थान पर था और वो क्वेश्चन कभी कभी आता बिहार में, और वहीं अपने को बादशाह घोषित कर दिया। और आप सोचो कि 1772 में ये आता सिंहासन पर, यानी कि 1772 तक ये इसको सिंहासन नसीब नहीं होता। अब आप सोचो क्या पावर होगा, क्या आर्मी होगी शाह आलम सेकंड के पास। अब इसी से आप इनके स्थिति को देख लो कितने पावरफुल हैं। कहीं लखनऊ में बिता रहे हैं ज़िंदगी, कहीं अवध में बिता रहे हैं, यत्र तत्र भटक रहे हैं, कहीं इनको जो है मराठे आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको सिंहासन पर बैठाएंगे, डोंट वरी। लेकिन दिल्ली की राजनीति बहुत ही खराब, रुएला सरदारों की तूती बोल रही। यानी कि नजमुद्दौला को देखो आप, और इसके बाद जाब्ता खां को देखो आप, और इसके बाद गुलाम कादिर 1788 में इनके महल में घुसकर इन्हीं की आंख निकलवा दिया, और बाद में महादजी सिंधिया ने उसको जो है गुलाम कादिर को ख़त्म करवाया। तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो राजनीति का अंतर्द्वंद है, ये कहीं ना कहीं खामियाजा इनको भोगना पड़ रहा पूरा। तो आप देखो कितना असरदार है, यानी कि घटनाएं हो रही हैं, बादशाह से मतलब नहीं। लेकिन इस वांडीवास की लड़ाई को हमें कभी नहीं भूलना, क्योंकि इस वांडीवास की लड़ाई ने निर्णय कर दिया कि कहीं भी विश्व में कहीं भी युद्ध होगा, और अगर एक तरफ अंग्रेज है तो दूसरे तरफ फ्रांसीसी होगा। और इसका बदला फ्रांसीसियों ने कहाँ लिया? 1776 के अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में। यानी कि 1776 का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा नहीं जीता जाता अगर फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ लाफायत नहीं होता। यानी कि लाफायत जो था वही मेन कमांडर इन चीफ था, और विपक्ष के तरफ यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आ रहा और टीपू सुल्तान को अधमरा बना रहा। अब आप सोचो कैसी घटनाओं का इत्तेफाक है, और कैसे दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाने वाला प्रकाश में आ रहा अमेरिका। यानी कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उसका संविधान तैयार होगा और 89 में लागू होगा, और 89 में फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, जो दुनिया को स्लोगन दे रही है क्या? फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, भाईचारे का नारा दे रही है दुनिया को। जबकि वो नारा बेसिकली किसका है? अमेरिका की क्रांति का है। तो दुनिया में जो लोकतांत्रिक क्रांतियां हैं, वो 2 लोकतांत्रिक क्रांतियां भी हुई किस सेंचुरी में? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। तो घटनाओं को हमें याद रखना, यानी कि वांडीवास का युद्ध जो है, यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म नहीं हुआ, और बीच में वांडीवास में सर आयरकूट ने काउंट डी लाली को बिल्कुल बुरी तरह पराजित कर दिया, और भारत में फ्रांसीसियों का सितारा बिल्कुल खत्म हो गया। ये लड़ाई हमें देखना है। तो ये घटना भी किसके समय में हो रही है? शाह आलम सेकंड के समय में, और शाह आलम सेकंड मूक दर्शक, उससे मतलब भी नहीं। और इसी के समय में आप देखो एक एक युद्ध आप देखते चले जाओ। पानीपत का 3rd युद्ध हो रहा, पानीपत का 3रा युद्ध हो रहा। यानी पानीपत का 3rd युद्ध जो हो रहा है, ये आप देखो अब्दाली बनाम मराठा युद्ध हो रहा, 1761 की लड़ाई। यानी कि अब्दाली अपने 5वें प्रयास में क्या है, लड़ाई जो है पानीपत में हो जा रही है, और उसमें अकेला ही लड़ना पड़ रहा है किसको? मराठों को, और कोई इनका साथ देने वाला नहीं। जबकि आप देखो इनके साथ जो है पूरे अवध के नवाब और सबको देखा जाए तो सब इनके साथ अब्दाली के साथ लड़ रहे हैं। और बहुत बड़ी लड़ाई, सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि पूरे हर घर से लाशें निकली, हर घर से जनाजा उठा,
और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काशीराज ने जाकर कूट शब्दों में बताया बालाजी बाजीराव को कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 मन सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, चांदी और तांबे के बारे में क्या कहना। यानी कि सदाशिव राव मारा गया, विश्वास राव भी मारा गया कमांडर इन चीफ, और इब्राहिम खां गारदी जो तोपची था, जो तोप चला रहा था, वो भी घायल हुआ और मारा गया। एक तरह से बहुत बड़ी त्रासदी रही, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये मार्ग प्रशस्त कर दे रहा, क्योंकि अंग्रेज तो सत्ता का दावेदार किसको समझते थे? प्रबल दावेदार समझते थे मराठों को। यानी कि पेशवाओं के नेतृत्व में जो मराठे उभर रहे थे बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव के समय में, उनको समझ रहे थे सत्ता का दावेदार। लेकिन यहाँ तो मराठा बनाम अब्दाली प्रकरण हो गया और एक बहुत बड़ी इतिहास का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इन घटनाओं को भी अवलोकन करते हुए हमें चलना है। फिर आप देखो एक और युद्ध की तरफ आप बढ़ो तो 1764 का, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को हो जाता है बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। अब ये भी आप देखो किसके समय की घटना है, ये भी आप देखो शाह आलम सेकंड के समय की घटना है। और शाह आलम सेकंड इसमें रहता है एक पार्टिसिपेंट के रूप में। अब बताओ बक्सर की लड़ाई यानी कि प्लासी के युद्ध को, प्लासी के युद्ध के अधूरे काम को बक्सर ने पूरा कर दिया, और ये जुड़वा बैटिल है। अब देखो भारत में जुड़वा बैटिल है, पहले से हम लोग जुड़वा बैटिल पढ़ते चले आए। और जुड़वा बैटिल का महत्व भी हमने बताया था आपको। जैसे पानीपत का फर्स्ट है, खानवा का लड़ाई है, जैसे चौसा है, कन्नौज की लड़ाई है, जैसे मच्छीवाड़ा सरेंद्र की लड़ाई है, जैसे सामूगढ़ है, देवराई की लड़ाई, उसी तरह मॉडर्न इंडिया में प्लासी और बक्सर। अब आप देखो बक्सर यानी कि प्लासी की लड़ाई तो एक झड़प थी, धोखाधड़ी था, छल प्रपंच था, लेकिन बक्सर की लड़ाई तो आप देखो एक सुनियोजित रणनीति हो जाती है। और बीच के अंतराल को आपको समझना है कि कैसे बंगाल में क्रांति हो रही है, अब बंगाल में गवर्नर कैसे आ रहा। प्लासी के बाद आप देखो बंगाल में गवर्नर बनने की परंपरा शुरू हो गई, और बंगाल का पहला गवर्नर बन रहा है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव चला जाएगा, फिर 60 में चला जाएगा, फिर बेंसी टार्ट आ जाएगा। बेंसी टार्ट के समय में ये बक्सर का युद्ध हुआ। अब अगर आ रहा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था और आपको नहीं मालूम, तो आप तो बेंसी टार्ट नहीं लगा पाओगे। यानी कि साथ साथ बंगाल के नवाब गुजर जाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट तक, बंगाल के जो है गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। फिर वो हॉलवेल आएगा जो काल कोठरी की घटना वाला बयान करता है, अस्थानापन्न आएगा कुछ दिनों कुछ समय के लिए। फिर बेंसी टार्ट आ जाएगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा इलाहाबाद की संधियों को करने के लिए। इलाहाबाद की संधियां होगी शाह आलम के साथ और अवध के साथ, यानी कि 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधियां होगी 1765 में। अब देखो आप कितना इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव का, कि जो दोबारा बुलाया जा रहा फिर तो मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, पुणे आ जाएगा। और 1760 में वो चला गया था अस्वस्थ होने के कारण। तो इसका मतलब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का गवर्नर कौन होगा? बेंसी टार्ट। और फिर रॉबर्ट क्लाइव आएगा, और फिर आएगा वेरलस्ट। 67 में वेरलस्ट आ जाएगा, 69 तक रहेगा, और फिर कार्टियर आएगा, 72 तक रहेगा, फिर वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा। और वॉरेन हेस्टिंग आप देखोगे रेगुलेटिंग से पहले भी है, रेगुलेटिंग के बाद भी है, यानी कि 1772 से लेके 85 तक रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर कार्नवालिस आ जाएगा। कार्नवालिस के बाद आप देखोगे फिर आ जाएगा सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के बाद आ जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आप देखोगे मिंटो आ जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस दोबारा आएगा, गाजीपुर में खत्म हो जाएगा 1805 में, और गाजीपुर में ही उसका मकबरा बना, समाधि बनी है। फिर लॉर्ड मिंटो आ जाएगा, सरदार बार्लो आएगा, बार्लो के समय में बेल्लोर विद्रोह हो जाएगा। फिर लॉर्ड मिंटो आएगा, मिंटो फर्स्ट। फिर लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे। तो इस तरह से हमें याद नहीं करना, याद हो जाएगा,
क्योंकि वो भेजे जा रहे हैं उपनिवेशवाद को पूरा करने के लिए। उपनिवेशवाद का जो नेचर है, जिस स्टेप में उपनिवेशवाद जैसा रहेगा वैसा गवर्नर और गवर्नर जनरल भेजा जा रहा, और उसी तरह से कंपनी को निर्देश दिया जा रहा और उसी के कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित किया जा रहा। क्योंकि रेगुलेटिंग से आप देखोगे कंपनी की गतिविधियों का नियामक अधिनियम आ जाएगा, रेगुलेटिंग आएगा, पिट्स आएगा, चार्टर आएंगे। इस तरह से सारी गतिविधियां किस समय हो रही हैं? जब ये बादशाह है। तो इसका मतलब कि इतिहास को कभी हम बिना होलिस्टिक व्यूज के नहीं पढ़ सकते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें वो होलिस्टिक व्यू अपनाना पड़ेगा, एज ए होल में पढ़ना पड़ेगा, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के फिर उसे जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक ही समय में, एक ही शताब्दी में कई घटनाएं घटित हो रही हैं, और नेशनल इंटरनेशनल दोनों हो रही हैं। घटना भारत में घटित हो रही, घटना यूरोप में घटित हो रही है, प्रभाव भारत में पड़ रहा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए तो बेहतर एक समझ होनी चाहिए इस बादशाह के समय में। अब ये बादशाह भले बेकार हो, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे साकार बादशाह, क्योंकि आप देखो घटनाएं। अब बक्सर के युद्ध के आप देखोगे, एक तरफ मोर्चा क्या बन रहा, एक तरफ आप देखो बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन है, बंगाल का पदमुक्त नवाब है, पदमुक्त नवाब मीर कासिम, जो बहुत योग्य था, और यत्र तत्र भटकने वाला मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है, बादशाह है शाह आलम सेकेंड। इसको आप देख ही रहे हो, पार्टिसिपेंट है, इसकी क्या हालत है, क्या भाग लेगा। और एक है अवध का नवाब, इससे अंग्रेज बहुत बदला लेंगे। अवध का नवाब है जिसको आप जानते होंगे, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला है। आप बताओ, आप कैसे भूलोगे इन तीनों पार्टिसिपेंट को? और ये बना रहे हैं क्या 40 से 60 हज़ार की सेना, और 9 से 10 हज़ार की सेना लेकर हेक्टर मुनरो और प्लासी के युद्ध में इन्हें चुनौती दे रहा और पराजित कर दे रहा। इसका मतलब इनका आपस में ही तालमेल क्लियर नहीं। अब आप सोचो कि इनकी लड़ाई की स्थिति देखो कि बंगाल यानी कि जो बादशाह, मुगल बादशाह, ये अवध में जाता है और अवध के नवाब से करार करता है कि भाई आप इस युद्ध में भाग लो, हम आपको देंगे 11 लाख पर डे के हिसाब से देंगे, और आप इस युद्ध में हमारा साथ दो, क्योंकि इसी की स्टैंडिंग आर्मी थी। और ये से ये अंग्रेजों का शत्रु बन जाता, और अंग्रेज इसको बफर स्टेट के रूप में यूज करते हैं और इसको धाय राज्य के रूप में यूज करते हैं। क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या रही है, रिंग फेंस की रही है पहले दौर में, यानी कि एक मित्र राज्य को, शत्रु राज्य को क्या, मित्र राज्य को घेरे में डाल देना। यानी कि जो फ्रेंडली स्टेट है, एनिमी स्टेट है, उसको फ्रेंडली स्टेट से घेरे में डाल देना ताकि वो उभर न पाए। और कॉर्नवालिस का कोटेशन आप देखो हैदर अली और टीपू सुल्तान के संदर्भ में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कॉर्नवालिस क्या कहता है, मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को उभरने नहीं दिया। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि 3-3 पार्टिसिपेंट हैं। इसका मतलब कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर आ रहा, और मीर जाफर का बंगाल का नवाब बनाया जाना बंगाल की पहली क्रांति मानी जाती है। लेकिन जब मीर जाफर खरा नहीं उतर रहा तो मीर कासिम को बना रहे हैं, और मीर कासिम अपनी योग्यता दिखा रहा है, क्योंकि मुंगेर राजधानी बना दिया उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर। तो ये बहुत योग्य था। इसने सेना का आधुनिकीकरण वगैरह करने लगा, तोपखाना वगैरह का निर्माण करने लगा। तो आप देखो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बना दिया, और जिसके कारण आप देखो 1763 में आप देखोगे तो इसे हटा देंगे अंग्रेज। यानी कि 1763 में फिर वही मीर जाफर आ जाएगा। यानी कि मीर जाफर का बनाया जाना बंगाल की पहली क्रांति, मीर कासिम का बनाया जाना बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 में, और जो बक्सर का युद्ध है ये बंगाल की तीसरी क्रांति। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि बंगाल की पहली क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति, बंगाल की तीसरी क्रांति। तीसरी क्रांति वास्तव में क्रांति दिख रही,
क्योंकि अखिल भारतीय सेना को पराजित कर दिया गया। अब आप बताओ, एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत आएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसीटाट। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, क्योंकि घोषित नवाब तो वही हो गया था। और इसको तो पदमुक्त कर दिए थे, योग्यता को देखकर 63 में से हटा दिए थे। फिर ये गुस्साया पटना के पास गया और पटना में वाल्टर रिनहार्ड उर्फ सपरू था, इनका एक सेनापति था। उसके कहने पर 148 अंग्रेजों को एक ही जगह इन्होंने गोलियों से भून दिया और सुला दिया। पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेज बबूला हो जाते हैं। फिर आप देखो लड़ाइयाँ होती हैं लगातार 63 में, जिसमें कहते हैं कटवा का युद्ध है, सूती का युद्ध है, गिरिया का युद्ध है, उदय नाला का युद्ध है। लगातार 4 लड़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद आप देखो कि मीर कासिम, यानी कि मीर कासिम मीर जाफर क्या थे? ससुर दामाद थे। ससुर अंग्रेज की तरफ लड़ रहा, दामाद उसके विपक्ष में लड़ रहा। ऐसा प्राय आप देखे थे पहले से। देखो आप अलाउद्दीन खिलजी और देखो आप जलालुद्दीन खिलजी को देखो, चचा भतीजे, ससुर दामाद, आपस में इतनी एकता नहीं। केवल हित के लिए, केवल हित साधने के लिए सिराजुद्दौला मारा गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर उसका कमांडर इन चीफ ही नहीं लड़ा उसके साथ, गद्दारी कर गया। तो बहुत बड़ी राष्ट्र के साथ गद्दारी। आप देखो पूरे गद्दारी का आलम चल रहा। अब यहाँ अखिल भारतीय सेना की पराजय हो रही है और बक्सर के युद्ध ने ये निर्णय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि अवध का नवाब नहीं करेगा। अब ये सहायक संधि जैसी शर्तों को स्वीकार करेगा और अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखने के लिए बाध्य हो जाएगा। और इसी से अंग्रेज कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके और दे दिए शाह आलम सेकेंड को। अब आप सोचो, लड़ाई में शाह आलम सेकेंड थर्ड में है और जब संधि करना हुआ तो शाह आलम सेकेंड को फर्स्ट में रखे, क्योंकि है तो मुगल बादशाह की निशानी है। जिसके पास न सेना है न कुछ भी है, उसको आप देखो संधि के शर्तों में पहली संधि इलाहाबाद की किससे हो रही है? मुगल बादशाह से 12 अगस्त को, 16 अगस्त से हो रही अवध के नवाब को। अब आप देखिए कैसी स्थिति है। हरजाना के रूप में उसे देना पड़ रहा। अवध के नवाब से 50 लाख रुपया ले लिए, बोले तुम्हारे कारण इतना हमारी धन जन की हानि हुई। इसको 24 लाख जो है पेंशन दे दिए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को। अब सबसे बड़ी बात है कि पहली बार आप देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लिए। और तो छोड़ो आप, यानी कि जो राजस्व कलेक्शन का जो अधिकार है, जो लीगल राइट है, वो कंपनी को मिल गया पहली बार भारत में। वो भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अब आप सोचो कि वाणिज्यिक दौर के पहले दौर में आप चल रहे हो उपनिवेशवाद को। और उपनिवेशवाद का पहला दौर क्या है? यहाँ के राजस्व पर कब्जा करना, नियंत्रण करना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी कि भारत में रेलवे की स्थापना क्यों करेगा अंग्रेज, भारत में टेलीग्राम क्यों ले आएगा अंग्रेज, भारत में पोस्टल स्टंप क्यों लागू करेगा, पोस्ट ऑफिस की स्थापना क्यों करेगा भारत में अंग्रेज, PWD की स्थापना भारत में अंग्रेज क्यों कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका हित टकरा रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि उसके उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल चाहिए और मार्केट चाहिए। तो एकीकृत बाजार बनाएगा, तो एकीकृत बाजार बनाएगा फिर उपभोक्ता भी बनाएगा। आप सोचो कि वही अंग्रेज जो हमारे अतीत की प्रशंसा करता था, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दिया और हमारे गौरवमयी अतीत को ब्रिलियंट बता रहा। और वही सेकेंड फेज में आप उपनिवेशवाद को देखो, कह रहा कि यहाँ का साहित्य बहुत खराब है, यहाँ का समाज बहुत जो है पददलित है और इसलिए इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखो रिफॉर्मेशन और समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन चलने लगा। तो जब तक उस नीतियों को हम लोग नहीं समझेंगे, आधुनिक भारत का चेहरा समझ में नहीं आएगा।
तो ये चीज हमें ध्यान में रखना कि बक्सर के युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा, शुजाउद्दौला नहीं करेगा, शाह आलम सेकंड नहीं करेगा, मीर कासिम नहीं करेगा, मराठे नहीं करेंगे और फ्रेंच नहीं करेंगे क्योंकि वांडीवास में पराजित हो चुके हैं, और डच नहीं करेंगे क्योंकि बेदारा के युद्ध से वो मार्केट से बाहर हो चुके हैं। तो करेगा कौन? जो बचा। और यहां से अंग्रेज फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो ये कंडीशन है, यानी कि इस तरह से आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रभावित कर रही हैं 18वीं सेंचुरी को, तब आपको आनंद आएगा कि अच्छा ये घटना घटित हो रही। और बादशाह क्या मूक दर्शक बना हुआ, क्योंकि वो तो 1700 आप देखोगे 1772 में पहली बार आएगा, ये हालत है। तो घटनाएं तो एक मतलब बादशाह तो एक बहाना है, उसके बहाने हम लोग घटनाओं को पूरा अध्ययन कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आप देखो कि इस समय बंगाल का नवाब, यानी कि बंगाल का नवाब कौन होगा? मीर जाफर होगा। और अंग्रेजों के साथ कौन विरुद्ध में लड़ रहा है? मीर कासिम। इसके बाद आप देखो एक घटना घटित होगी, किसी बादशाह के समय में मैसूर से लड़ाई हो जाएगी। मैसूर से लड़ाई होगी और मैसूर को हम लोग पढ़ेंगे अलग से। और मैसूर आप देखो 1761 में मैसूर बनता है और 1799 में मैसूर समाप्त हो जाता है। जबकि इस दौर में अंग्रेजों ने ये निर्देश दिया था कि इस दौर में हमें ज़्यादा धन खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें राजस्व बचा के रखना है, क्योंकि हमें राजस्व इस समय जुटाना है, राजस्व कलेक्ट करना है, न कि खर्च करना। लेकिन फिर भी आप देखो युद्ध करना पड़ रहा। यानी कि इस दौर में अगर देखा जाए तो 1761 में मैसूर का सर्वे सर्वा बन जाता है हैदर अली, और 1761 में मराठों का आप देखो जनाजा उड़ जाता है, हर घर से लाशें उठ रही हैं। और 4 अंतराल में अंग्रेजों ने इनको समाप्त कर दिया। यानी कि आप देखो हैदर अली और टीपू सुल्तान को अगर आप देखो तो 4 युद्धों का सामना करना पड़ेगा। और उस 4 युद्ध में आप देखो पहला जो युद्ध है, आप देखो उस युद्ध को अगर आप सर्वे करो 1700 यानी कि 1767 से लेकर 1769, और इस युद्ध की समाप्ति किससे हो रही है? मद्रास की संधि से। अब आप देखो फिर दूसरा युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784, और लड़ाई हो जाती है, यानी कि संधि होती है कौन? मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। और ये मंगलोर की संधि मद्रास का एक लोकल गवर्नर वहीं का रहता है, मैकार्टनी, उसके मध्यस्थता से होती है। वो भी क्वेश्चन पूछा है बार बार कि किसके प्रयासों से ये संधि हुई है मंगलोर की, तो मैकार्टनी था वहाँ। और अब आप देखो कि इसी दौरान में 1782 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर पोर्टो नोवा का युद्ध हो जाता है। और इसको कैसे आप भूल जाओगे? और पोर्टो नोवा के स्थान पर सर आयर कूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने हैदर अली को घायल कर दिया, और हैदर अली इसी युद्ध के दौरान मारा जाता है। और फिर कमान संभालता है कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया। और ये युद्ध भी एक तरह से कह लीजिए कि अग्रेसिव लड़ाई थी, और ये युद्ध भी जो है मैसूर के पक्ष में गया, मंगलोर की संधि। अब इससे बार बार आप देखो कि 2 युद्धों की स्थिति क्या रही जो अंग्रेजों के अगेंस्ट चला गया। अब इसके बाद पूरे अधिकार के साथ भेजा जाएगा किसको? कार्नवालिस को। और कार्नवालिस के समय में होगा क्या? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी समाप्ति हो रही श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और ये युद्ध आप सोचो मैसूर के लिए, यानी कि आर्थिक क्षति भी दिया, और एक तरह से मानसिक क्षति भी दिया, और एक तरह से कह लीजिए प्रादेशिक क्षति भी दिया। और आधा मैसूर को अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया। और लड़ाई किससे हुई? उस समय कमांडर इन चीफ बनाकर भेजा गया था, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना के और कमांडर इन चीफ बना के भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
और आप सोचो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे रसद आपूर्ति को काट दिया जो राजधानी को टच करती थी, और असहाय बनकर रह गया है टीपू सुल्तान, और लास्ट में उसको अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम का समझौता करना पड़ा। और यहीं पर कॉर्नवालिस ने लिखा है कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को उभरने नहीं दिया। यानी कि अगर निर्देश उसको मिला होता तो मैसूर को यहाँ समाप्त कर देता, लेकिन आधे मैसूर को कब्जा कर लिया और 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। और 1.5 करोड़ जब ये अदायगी किए तो टीपू के 2 बच्चों को बंधक बना के रखा अंग्रेजों ने। आप सोचो, टीपू के बारे में कभी आप सोचो, जो नए नए इन्वेशन करता था, इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज, माप तौल कैलेंडर पद्धति, नया नया यानी कि आविष्कार करता था, देश विदेश से यानी कि दूतों का आदान प्रदान करने वाला टीपू सुल्तान, नौसेना को धीरे धीरे डेवलप करने वाला टीपू सुल्तान, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान, जो कहा करता था कि एक दिन की जिंदगी शेर के तरह जीना बेहतर है लंबी जिंदगी गीदड़ के तरह की जीने की अपेक्षा। वो टीपू सुल्तान आप देखो धराशायी हो गया, क्योंकि न मराठे साथ दिए न निजाम साथ दिए, और अकेला लड़ना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैसूर से भी सब तंग आ गए थे, क्योंकि मैसूर भी अपने सत्ता का विस्तार करेगा तो किधर करेगा, नीचे करेगा तो त्रावणकोर की तरफ, उधर करेगा तो मद्रास की तरफ, ऊपर करेगा तो मराठे मिलेंगे, और अगर पूर्वोत्तर करेगा तो निजाम मिलेंगे। सबको सबसे शत्रुता ले लिया, और शत्रुता ले लिया इसका मतलब साम्राज्यवादी हो रहा है तो शत्रुता लेना ही लेना। ऐन मौके पर अकेले ही लड़ना पड़ता था। तो ये चीज आप देखो कि तीसरे अंतराल में ये बिल्कुल अधमरे ही हो गए। और इसके बाद आया लॉर्ड वेलेजली का समय। लॉर्ड वेलेजली आप जानते ही हो सहायक संधियों के लिए फेमस है। और इसके बाद आप देखो मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया, और धोखाधड़ी से वो गेट खोल दिया गया किले का, क्योंकि वो अग्रेसिव बहुत था हैदर अली, और ये डिफेंसिव बहुत था। और आर्थर वेलेजली से लड़ता हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया, और मैसूर पर नियंत्रण हो गया किसका, अंग्रेजों का। तो अब आप देखो कि ये घटनाएं किसके समय में हो रही हैं, शाह आलम सेकंड। लेकिन शाह आलम सेकंड तो इस समय अंधा हो गया। 1788 में आप देखो शाह आलम सेकंड की आंख भी नहीं है, अंधा बादशाह होकर शासन कर रहा। इतनी घटनाएं, यानी कि अगर इस तरह से आप देखोगे तो 4 अंतरालों में मैसूर को भी खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। और जैसे ही मैसूर समाप्त हो रहा है 1799 में, हमने बताया भी था, आधुनिक पंजाब के निर्माता शुक्रचकिया मिस्र के महासिंह के बेटे रणजीत सिंह का उदय हो रहा। और रणजीत सिंह लाहौर को अपनी पॉलिटिकल राजधानी बना के अपना राज्याभिषेक करके और पूरा शासन व्यवस्था कायम कर रहे हैं। और 40 वर्षों तक रणजीत सिंह पंजाब के शासक रहते, यानी कि एक शत्रु आ रहा तो दूसरा शत्रु आ रहा। तो यानी कि कॉर्नवालिस इस फेज में हमें किसको याद रखना है, कॉर्नवालिस भी आ जाएगा, वेलेजली भी आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग भी आ जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के समय में आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। तो घटनाओं को हम अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं। और एलिजा एम्पे लिमेस्टर्स चाहे जो है हाइड और चैम्बर्स करके जज बन जाएंगे। 1+3 जजेज की बेंच बैठती थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था का भी जनक कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस को आप देखो, हु वाज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि पुलिस व्यवस्था का देखा जाए और सिविल सर्विसेज का देखा जाए और स्थायी बंदोबस्त का देखा जाए जनक, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा। यानी कि इसी में आप रिफॉर्म भी चल रहा। कभी किसी गवर्नर जनरल को याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। जब हम लोग आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे तो इनको भी पढ़ेंगे उसी में। अब आप देखो कितना उलझा हुआ है। बादशाह देखने में सिंपल लग रहा है, किताबों में कुछ मिलते ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर इसके बारे में आप सोचो तो बहुत कुछ दे गया ये। घटनाएं देखो आप कैसे हो रही। और इसी बादशाह के समय में अगर आप अध्ययन करोगे तो मराठों की ताकत इतनी बिखर जाएगी कि मराठे 5 भागों में बिखर जाएंगे। और जब 5 भागों में मराठा साम्राज्य बट गया कि सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़,
और पेशवा, यानी कि 5 भागों में बढ़ जाता है। होलकर, इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोसले, बड़ोदरा का गायकवाड़ और पूना का पेशवा। यानी कि अंग्रेजों के फेवर में भी कंडीशन रहती है। ये 5 भागों में जब बढ़ते हैं तब अंग्रेजों से लड़ाई शुरू होती है। और अंग्रेज लड़ाई कब होती है, यानी कि एंग्लो मराठा रिलेशन चेंज इनटू वार। और 3 अंतराल में अंग्रेज इन्हें भी समाप्त कर देते हैं, जिसमें आप एक अंतराल देखो तो इन्हीं के समय में होता है, यानी कि 1775 से और 1782 के बीच में युद्ध हो जाता है। और 82 में होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हो जाती है। 75 में आप देखो सूरत की संधि होती है, 76 में पुरंदर की संधि होती है, और 79 में बड़गांव का समझौता होता है, और 82 में हो जाती है बहुत बड़ी एक संधि होती है जो मिलाने के लिए कभी कभी आता है। एक पुरंदर की संधि शिवाजी वाली है, एक पुरंदर की संधि 76 में हो रही है यहाँ। यानी कि 4-4 समझौते हो रहे हैं अंग्रेजों के साथ। अब आप देखो मराठों की क्या हालत हो गई। और इस समय मराठा में पेशवा कौन है? वही नारायण राव माधवराव सेकेंड, जो बिल्कुल बच्चा 18 माह की अवस्था में पेशवा बना, और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि बार भाई परिषद, बड़ा भाई परिषद का गठन हो रहा है और उस छोटे से पेशवा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और इन लोगों के अत्याचार के कारण वही पेशवा अपने जवानी की अवस्था में आत्महत्या कर लेता है। फिर आते हैं बाजीराव सेकेंड, जो है अंतिम पेशवा आते हैं। उनके समय में 2 लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो एक जो लड़ाई होती है सालबाई की संधि, वो इसी बादशाह के समय में होती है, लेकिन आप देखो इस बादशाह का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। और इस सालबाई के संधि का क्या परिणाम निकला कि 20 वर्षों तक अंग्रेज बोले मराठों को कि आप चुपचाप बैठे रहो, हमें अपना काम करने दो। अब 20 वर्षों तक शांति हो जाती है, तब तक वो मैसूर को ठिकाने लगा लेते हैं। अब सोचो, इतनी एकता का अभाव है, इतना अंतर्द्वंद है आपस में कि जैसे अंग्रेज कह रहा है वैसे ही मान ले रहे हैं। और 20 वर्षों तक शांति हो जा रही है। इसके बाद दूसरी लड़ाई हो रही है, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है? 1803 से 1806, और 1806 में हो जा रही है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि हो जा रही है। और आप सोचो, राजपुर घाट की संधि में, यानी कि इस युद्ध में आप देखो भोसले से भी संधि हुई, और जो है सिंधिया से भी संधि हुई, और राजपुर घाट की संधि जो है होलकर के साथ हो रही। यानी कि इस समय आप देखो तो लॉर्ड वेलेजली भी जा चुका, लॉर्ड वेलेजली के समय में शुरू हुआ था। और जब ये युद्ध शुरू हुआ, इससे पहले ही आप देखो बेसिन का समझौता कर लेता है पेशवा जो है बाजीराव सेकेंड, और पूरा इज्जत सब दांव पर लगाकर और जहाज पर ही बेसिन का समझौता कर लेता है, और अंग्रेजों को सारा राज बता देता है कि कैसे कैसे इन्हें ठिकाने लगाना। ये गद्दारी का आलम पूरा मराठा साम्राज्य को खत्म करने का अगर कहा जाए मार्ग प्रशस्त कर दिया तो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड। बेसिन की संधि बताओ, अभी सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध शुरू नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने 1 बाय 1 सबसे बदला लिया और सबको समाप्त किया धीरे धीरे। लेकिन ये काम करना था किसको? ये काम करना था लॉर्ड हेस्टिंग को, इसलिए रोक दिया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है क्या? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, और वहाँ पूना के संधि से समाप्त हो जाता मराठा साम्राज्य। वो लॉर्ड हेस्टिंग को उसके लिए स्पेशली रखा गया था। तो आप देखो कैसे कैसे मराठा पावर उभर रहा है। आगे चल के हम लोग मराठों को पढ़ेंगे तो फोकस करोगे, आप देखोगे कैसे कैसे उभर रहा, लेकिन लिंक कहीं ना कहीं है। अब आप सालम सेकेंड को पढ़ो और एंग्लो मराठा युद्ध न याद हो, और इस समय कौन बंगाल का नवाब था ये न याद हो, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय। तो ये चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक हमें याद करना है। इसी के समय में आप देखोगे तो फ्रांस की क्रांति होगी, अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई होगी, और बादशाह यही रहता है।
इसके बाद अब आप देखो, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बादशाह आ रहा है, अकबर सेकेंड। एक लड़ाई और है, एक लास्ट पॉइंट इनके समय में आप याद कर लेना, 1803। और 1803 में लॉर्ड लेक इनका जो है सेनापति रहता है, और इस लॉर्ड लेक के द्वारा भरतपुर, आगरा, दिल्ली आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि दिल्ली भी हाथ से निकल गई, भरतपुर भी जो स्वतंत्र हुआ था वो भी अंग्रेजों के पास चला गया। यानी कि आगरा, भरतपुर, दिल्ली आदि क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ये पेंशनर बन के रह गया। यानी कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला बादशाह आ जाए तो शाह आलम सेकेंड। अंग्रेजों के संरक्षण में जाने वाला पहला बादशाह आ जाए तो शाह आलम सेकेंड। लेकिन अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह आ जाए तो अकबर सेकेंड। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकियों को ध्यान रखना कि किसके समय में दिल्ली चली गई, तो शाह आलम सेकेंड के समय में। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। और महादजी सिंधिया थे इस समय करता धरता भरता, लेकिन ये लोग खुद आपस में जो है विघटित हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि विघटन ही मार्ग प्रशस्त करता है पूरे भारत के। अब हम लोग आते हैं अकबर सेकेंड। अब आप देखो कि बादशाह जो भी रहा हो, लेकिन घटनाएं आप देखो कैसे कैसे हो रही। अकबर सेकेंड का जो समय है वो 1806 से ले सकते हैं हम लोग 1837 तक। और आप देखो बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। और 1837 तक आप देखोगे ढेर सारी घटनाएं होंगी। और इनके समय में जो आप देखोगे कि गवर्नर जनरल जो रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आ जाते हैं, फिर लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, फिर आप देखोगे लॉर्ड एमरस्ट आएंगे, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग आएंगे, फिर चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे। तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि चार्ल्स मेटकॉफ के बाद फिर लॉर्ड ऑकलैंड आएंगे जिनके समय में जीटी रोड का निर्माण होता है, फिर लॉर्ड एलेनबरो आएंगे जो सिंध पर विजय करेंगे, फिर लॉर्ड हार्डिंग आएगा जो पंजाब के साथ युद्ध छेड़ देगा, फिर लॉर्ड डलहौजी आ जाएंगे। आराम से आप बादशाह याद करोगे। इस बादशाह को कभी आप भूलना ही नहीं है, क्योंकि घटनाएं इतनी दर्दनाक हैं कि उसको आप भूल ही नहीं सकते हो। अब आप देखो जैसे ही बादशाह ये बन रहा है, और इस समय आप सोचो नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा आतंक है यूरोप में, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। आप फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी महाद्वीपीय जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है, और वो द्विधारी तलवार के तरह है। और आप देखोगे कि उसने आर्थिक नाकेबंदी लगा दिया पूरे यूरोप में। यानी कि विश्व में अकेला व्यक्ति पूरा तबाह कर डाला किसको, ब्रिटेन को, और आर्थिक रूप से पंगु बना दिया ब्रिटेन को। जो आप देखोगे कि इनके समय में जो योजनाएं हैं, जो चार्टर एक्ट बनेगा उस पर पूरा प्रभाव दिखेगा नेपोलियन बोनापार्ट का। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की योजनाओं का पूरा प्रभाव उस पर दिखेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा प्रभाव दिखाई देगा योजनाओं पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट आप देखो फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान जो है दूतावास भेजता था, दूतों का आदान प्रदान होता था वर्मा के साथ, फ्रांस के साथ, मॉरिशस के साथ, और जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने, मतलब फ्रेंच क्रांति से बहुत प्रभावित था टीपू। आप देखो 18वीं सदी में अगर आप देखोगे कि सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिजीवी एक राजा जो सजग था बिल्कुल, वो कहते हैं टीपू सुल्तान। उसकी हरकतें देखो आप, जो रखा गया नाम उसका जन्मना सुल्तान, तो सुल्तान की ही तरह था, और शेर की तरह मरता हुआ लड़ता हुआ चला गया। लेकिन अगर एकजुटता रही होती तो परिदृश्य कहीं दूसरा होता। अब आप देखो कि इस बादशाह के समय में अब उस नेपोलियन बोनापार्ट को ध्यान में रखते हुए एक संधि हो जाती है जिसको अमृतसर की संधि कहते हैं। अब देखो आप कितनी महत्वपूर्ण है, इस ट्रीटी को कैसे आप भूल सकते हो, जो मिंटो फर्स्ट और रणजीत सिंह के उसमें होती है।
रणजीत सिंह के मध्य होती है। क्योंकि अब अंग्रेज क्या डर रहे हैं, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से कोई भी आक्रमण होगा तो पंजाब के ही रास्ते से होगा, और नेपोलियन बोनापार्ट से डर रहे हैं कि कहीं आर्थिक रूप से पंगु बना दिया तो इधर कब्जा न कर ले। इसीलिए आप देखो टीपू सुल्तान को समाप्त करना उनकी आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि वो इंटरनल रिलेशन रखता था, दूतावास भेजता था, दूत अपना आदान प्रदान करता था, इसलिए पूरे ये डर गए थे। और इसके कारण जो है आप देखो अमृतसर की संधि हो गई और सतलज नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा बन गई। सतलज नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा बन जाएगी और आप देखोगे झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, यानी कि सतलज के ऊपर का साम्राज्य किसका होगा? रणजीत सिंह का होगा, और सतलज के नीचे का साम्राज्य किसका होगा? अंग्रेज का होगा। अब अंग्रेज सेफ हो गए, यानी कि कभी भी अगर बाह्य आक्रमण हुआ या उस तरफ से थल मार्ग से कोई आने का प्रयास करेगा फ्रांस के रास्ते, यानी कि फ्रांस से अगर कोई अटैक होगा तो पहला मोर्चा कौन संभालेंगे? सिख संभालेंगे, खालसा सेना संभालेगी। और रणजीत सिंह देखो आप इस संधि का हमेशा आदर करते रहे, और अगर उधर से आक्रमण होगा तो संधि का उल्लंघन होगा, रणजीत सिंह से युद्ध हो जाएगा। अब आप सोचो कि इस संधि में कभी आप सोचो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, ये 3 करोड़ का क्वेश्चन आया था, तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यही निकला कि सतलज नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा बन गई। तो मॉडर्न हिस्ट्री ग्लोबल टच लिए हुए है। जब तक ग्लोबल जानकारी नहीं होगी उसको पढ़ने के लिए नेपोलियन को पढ़ना है, चाहे आपका विषय हो न हो, इससे मतलब नहीं है। अब आप देखो ये संधि कैसे गाइडेड हो रही है। ये संधि हो रही है इस बादशाह से, लेकिन बादशाह से कोई मतलब ही नहीं। संधि हो रही है इस बादशाह के समय में, बादशाह के सहारे हम लोग संधि को याद कर ले रहे हैं। फिर आप देखो इन्हीं के समय में आप देखो एक महत्वपूर्ण घटना होगी। इसी बादशाह के समय में आप देखोगे कि उसी नेपोलियन के भय को देखकर एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया 1813 का। अब आप देखो 1813 का जो चार्टर एक्ट है आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। 1813 का ये दूसरा चार्टर एक्ट, ये दूसरा चार्टर एक्ट है, और 20-20 वर्षों के अंतराल पर ये टर्न होता। यानी कि अगर पहला चार्टर एक्ट आपको देखना है तो 1793 का हो जाएगा, और अगर दूसरा चार्टर एक्ट देखना है तो 1833 का हो जाएगा, और चौथा चार्टर एक्ट देखना है तो 1853 का हो जाएगा। तो ये कंपनी के गतिविधियों का अवलोकन करते हुए चार्टर्ड किया गया कंपनी को। अब ब्रिटिश संसद क्या कह रही है? 20 वर्षों के रिन्यूअल कर रही है। और वो पहला वाला क्या था? वो रेगुलेटिंग था। पहले रेगुलेट किया, फिर नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आ गया 1784 में। फिर आप देखो चार्टर आ रहा 20-20 वर्षों के अंतराल पर। अब आप यहाँ स्थिति देखो कि जो पहला चार्टर एक्ट आया इसमें तो बंगाल के गवर्नर को वीटो मिल गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो मिल गया, जो वीटो कॉर्नवालिस को मिला था। और 1786 में कॉर्नवालिस के लिए अलग से अधिनियम आया एक, तब वो कॉर्नवालिस राजी हुआ आने के लिए। आप सोचो, यानी कि जो भारत में कलर को सैलरी उस समय मिलती थी उससे लालायित होकर बहुत से लोग उमड़ते थे कि भारत में हमें कलर की नौकरी मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज सैलरी बहुत देते थे। और गवर्नर जनरल जैसे पद को इनकार कर दिया कॉर्नवालिस की, हम नहीं जाएंगे। फिर बोले भाई आप क्यों नहीं जाओगे? बोले हमें इन शर्तों पे भेजो, आप कमांडर इन चीफ बना के भेजो, आप वीटो का पावर बना के दे दो। सोचो पहली बार वीटो का इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वही प्रक्रिया आप देखो इस चार्टर एक्ट में और मिल रही है जो है सभी गवर्नर जनरल को। तो वीटो, अब राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल करता है 111 में, आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल करता है। तो आप कैसे वीटो भूल जाओगे? वीटो की कहानी आएगी तो इतिहास के ही गर्त में जाकर खोजोगे आप। तो जितनी शोध अनुसंधान है सब इतिहास में ही मिलेंगे। इतिहास जो जिसको ज्ञान नहीं है उसके धमनियों में रक्त नहीं है। इतिहास जिसका कमजोर और डेड है समझ लो, तो पशुवत समान है।
क्योंकि इतिहास कोई विषय नहीं है, इतिहास तो अतीत में कहेगा देख लो, सीख लो, कर लो या मना कर दो। अब आप देखो यहाँ, यानी कि ये भी नेपोलियन बोनापार्ट के कारण ये बन रहा है एक्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ आर्थिक नाकेबंदी कर दी, इसलिए इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई। यानी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो 1600 से चल रहा था, आप सोचो, रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 ईस्वी में कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार देकर भेजा था और 1609 में उसे शाश्वत बना दिया गया था जेम्स फर्स्ट के समय में। और वो व्यापारिक एकाधिकार कहाँ तक था, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर ही व्यापार कर सकते थे, लेकिन जब वहाँ के व्यापारियों को अन्य जगह ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी कर दिया था, और जब वो मार्केट में नहीं अपना सामान बेच पाए तो विवश होकर क्या करना पड़ा, व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म करना पड़ा। यानी कि सभी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो इसके बैक में अगर आप ये घटना नहीं लिखोगे तो न तो मेंस में नंबर मिलेगा और न प्री को आप ट्रैक कर पाओगे। तो इस चार्टर एक्ट के पीछे किसकी पॉलिसी चल रही है? नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसी चल रही है। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट मिल गई। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त आएगा तो यहाँ लगाओ गया, क्योंकि चीनी और चाय के साथ बना रहा। यानी कि चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार था उसमें मोनोपोली बनी रही अंग्रेजों की, बकिया सब में रिलीज कर दिए और यहाँ चल के उसको भी ख़त्म कर दिए, क्योंकि यहाँ से तो चाय बागान वगैरह खरीदने लगेंगे, चाय बागान कंपनियों की स्थापना करने लगेंगे। आप भारत में जो है वो भूभाग खरीदने लगेंगे, क्योंकि भारत के मालिक हो गए कौन? क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा यहाँ। तो ये लीगल एक्शन को भी ध्यान में रखना है, बादशाह की कोई भूमिका नहीं, लेकिन घटना को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे किसी फोल्ड में आप पढ़ो घटना को। यानी कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की खुली छूट मिल गई। अब जब ईसाई धर्म प्रचारक अब आप देखो यहाँ, जब ईसाई धर्म प्रचारक भारत में खुलेआम आने लगेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे समाज में एक तरह से बहुत ही उथल पुथल होगा और हम भी सोचेंगे कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए सब लोग, इसलिए धर्म सुधार और आंदोलन वगैरह चलने लगेगा। अब अंग्रेजों की दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि अंग्रेज उपनिवेशवाद के सेकंड चरण में हैं। अब उनको एक मार्केट चाहिए। तो ऐसे समय में भारत कच्चे माल का निर्यातक और उनके बने बनाए माल का आयातक बन के रह जाएगा। इसी को आरपी दत्ता ने टुडे इंडिया में फ्री ट्रेड के नाम से संबोधित किया। यानी कि जिस परंपरा को मार्क्स ने अध्ययन किया, लेनिन ने उसको फिनेंशियल चरण के रूप में संबोधित किया, उसे आरपी दत्त ने 3 चरणों के रूप में बांटा और आरसी दत्त ने उसे 4 चरणों के रूप में बांटा। जैसे मर्केंटाइल फेज है और फ्री ट्रेड फेज है और इंडस्ट्रियल फेज है, फिनेंशियल फेज है। तो आप सोचो यहाँ से चरण शुरू होता है क्या? फ्री ट्रेड। यानी कि हमारा बना बनाया माल हमारे ही मंडी में सड़ जाएगा और उनका बना बनाया माल आ रहा हमारे ही कच्चे माल से बन रहा। सोचो कैसी बेशर्मी का लूटपाट का दौर शुरू हुआ। और यहाँ वो कह रहे हैं क्या अब हम आपके समाज में उन्नत बनाएंगे, क्योंकि आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ, अभी तक अगड़ा हुआ था, क्योंकि व्याख्या उस अप्रोच से करते थे प्राच्यवादी अप्रोच। अब बदल गया, क्योंकि जेरमी बेंथम आ गया, मिल आ गया, वो व्याख्या कर रहा, तो हमारे समाज को क्या कह रहा? ये तो समाज बहुत गिरा हुआ। यानी कि ये सारी पॉलिसी किससे चल रही है? उपनिवेशवाद से चल रही है, जिसको विद्यार्थी समझ नहीं पाता। बार बार हम उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में वो फीड कर जाएगा और जब उस टॉपिक पर आएंगे तो क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि यस सर, पूरी तरह समझ में आ रहा। तो यहाँ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट मिल जाएगी। और एक इसका क्लॉज क्या था? एक इसका क्लॉज था कि आप यहीं से देखोगे कि एक कह रहे हैं वो कि अब हम अंग्रेजी पर यानी कि शिक्षा पर ध्यान देंगे। अभी तक तो नहीं ध्यान दे रहे थे, यानी कि अब हम लोग इंडस्ट्रियल फेज में आ गए।
तो कह रहे हैं क्या कि 1 लाख रुपया शिक्षा के विकास पर ईयर हम खर्च करेंगे। और ये शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे बहुत बड़ा विवाद बन जाएगा। लेकिन इस विवाद का खुलासा वो 1835 में कर रहे हैं मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से, क्योंकि ये एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट के रूप में बन गया, आंग्ल प्राच्य विवाद के रूप में उभरा, जिसको बाद में चल के हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसका खुलासा कहाँ कर रहे हैं? 1835 के मैकाले माइन्यूट में। और कह रहे हैं क्या? ऑल लैंग्वेजेस आर डाइंग लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज ओनली प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। केवल अंग्रेजी भाषा ही उन्नतशील भाषा है, बकिया सब मरणासन्न भाषा है। जबकि विलियम जोन्स आप देखो पहले चरण में क्या कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, कह रहे भारत का गौरवमयी अतीत है और अभिज्ञान शाकुंतलम और हितोपदेश और श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा, हमारे अतीत को उजागर करना चाह रहा। और यहाँ कह रहा है कि हमारा अतीत मरणासन्न है। इसका मतलब पॉलिसी बदल गई। अब पॉलिसी बदल गई तो इसका मतलब उपनिवेशवाद का नेचर भी बदल गया। तो उपनिवेशवाद का जो नेचर है शोषण का, वो पॉलिसी वहां से बदल रही है, तो उसकी नीयत यहां बदल जा रही। ये चीज को समझना हमें। और फिर इसी बादशाह के समय में आप देखोगे 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट भी आ जाएगा। और जब 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट आएगा तो यही बंगाल का गवर्नर, बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। यानी कि 1833 से पहले भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, 1833 के बाद भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इसका मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएगा। जैसे वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग से पहले भी है, रेगुलेटिंग के बाद भी है। तो बंगाल का पहला यानी कि अंतिम गवर्नर होगा और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना जो बारीकी है, इसको हम लोग संवैधानिक विकास में अच्छी तरह पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी से थोड़ा सा टेम्परामेंट बनाना मॉडर्न इंडिया का, टेम्परामेंट बन गया तो काम हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ क्या है कि भारत यानी कि यहाँ तक मैक्सिमम भूभाग पर वो कब्जा कर चुके हैं। अब जो साम्राज्य विस्तार के बारे में इंटरनल वो सोच रहे हैं। आप देखो इसी दौर में अकबर सेकंड के समय में ही बर्मा में विस्तार होगा उनका, यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होगा 1824 से 26 के बीच में। फिर डलहौजी के समय में होगा दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, जब वो पीगू वगैरह और लोअर बर्मा वगैरह पर कब्जा कर लेंगे। वो हमारे धन से बाहर में साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। बताओ कितना बेशर्मी का इतिहास है कि हमारा धन हमारा है और अंग्रेज विस्तार कर रहा है। कहीं अफगान का युद्ध लड़ रहा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में अफगान का युद्ध लड़ा, पिट गए अंग्रेज वहां जाके। यानी कि हमारे ही धन से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा हो। तो अकबर सेकंड के समय में ये तीसरा चार्टर एक्ट भी आएगा। और अकबर सेकंड के ही समय में आप देखो यानी कि यहाँ प्रशासनिक शक्तियों का एकीकरण कर दिया गया और इसी चार्टर एक्ट में ऐसी बातें की गई जैसे लग रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब हम भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि वो लग रहा है आर्टिकल 15-16 जैसी बात कर रहे हैं। अब हम दास प्रथा को समाप्त करेंगे। 1853 में आप देखो लॉर्ड एलनबरो के समय में आकर दास प्रथा खत्म हो जाती है 1843 में। लेकिन वो बात कहाँ कही गई? 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई। और 1835 में आप देखो कि कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा। अब वहां तक मेडिकल की स्थिति देखो आप, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। अभी तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया। वो 47 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है 1847 में, वो जफर के समय में आएगा। लेकिन आप यहाँ ये स्थिति देखो कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आ गया। और 1835 में ही मैकाले माइन्यूट के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि पर्शियन इंस्टेड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यानी कि अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बना दिया गया और फारसी अब राजकीय भाषा नहीं रही, अब अंग्रेजी राजभाषा का दर्जा दिया गया। और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए डीएफटी थियरी का इजाद किया गया। क्योंकि अब अंग्रेजों को ज़रूरत किसकी है? अंग्रेजों का एक इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार हो रहा भारत में,
उस इंटीग्रेटेड मार्केट के लिए उनको उपभोक्ता की ज़रूरत है, और वो उपभोक्ता जब अंग्रेजी पढ़ाएंगे उसको तभी उनका माल खरीदेगा। जब अंग्रेजी पढ़ाएंगे तब वो उपभोक्ता वर्ग तैयार होगा, जिसको मैकाले ने क्या कहा, रूप रंग आकार प्रकार में भारतीय हो, सोच में अंग्रेज हो, उसी को कहा गया ब्राउन इंग्लिश मैन। अब देखो, पश्चिमी हथौड़े से पश्चिम वालों का भारतीयों ने सिर कुचल डाला। आईएएस की बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। अब वो पश्चिमी हथौड़ा पता ही नहीं कि पश्चिमी हथौड़ा क्या है, यानी कि वो पश्चिमी हथौड़ा क्या है, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। अब मैकाले डीएफटी थियरी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी का इजाद किया और ब्राउन इंग्लिश मैन की संकल्पना किया कि सोच में अंग्रेज बना देंगे इसको और हमारा माल ये खरीदेगा। और उसको लॉर्ड ऑकलैंड ने सरकारी तौर पर लागू किया और लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच में उसको छोड़ दिया गया, उसका परित्याग कर दिया गया 1854 में। तो आप देखो, अब यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नौकरियां दी जाएगी, यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में आप देखोगे तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की बात करेंगे। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब कि इन सारी चीज़ों को, और जो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, यानी कि जो सती प्रथा है, जो ठगी प्रथा है, इनको जो समाप्त किया जा रहा, और इन्हीं के समय में आप देखोगे लास्ट होगा वही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, और पूना की संधि होगी 1818 में, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर में निर्वासित कर दिया जाएगा, और उसी कानपुर बिठूर में उनका देहांत हो जाएगा 1853 में। और उन्हीं का दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहब, जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। और इसी बादशाह के समय में हमारे जो आधुनिक भारत के निर्माता, हमारे जो आधुनिक भारत के यानी कि धर्म और समाज सुधार आंदोलन के जनक हैं, वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि यही बादशाह देता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा को वो प्रतिबंधित कराते हैं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। और उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं राजा का पेंशन बढ़ाने के लिए, और बादशाह का पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन चले जाते हैं, और लंदन में ही उनका देहांत हो जाता है 1833 में। यानी कि फिर भारत आने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और लंदन में ही उनका मकबरा बना, और उनके मकबरे में वही पंक्तियां लिखी हैं जो 2.5 दिन के झोपड़ा वाले मस्जिद में लिखी हैं, जो राजा वो हरिकेली नाटिका की पंक्तियां, जो संस्कृत में पंक्तियां। अब सोचो, लंदन में मकबरा बना, और उस समय अंग्रेज कहते थे कि नहीं, भारतीय समाज क्या था कि सागर पार जाओगे तो आप धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय उस कुरीति को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन भगवान की रजामंदी क्या थी कि तुम लंदन में ही मर जाओगे। आप सोचो, 1833 में राजा राम मोहन राय का देहांत हो जाता। तो ये सारी घटनाएं किसके समय में है? अकबर सेकंड के समय में। तो अकबर सेकंड को हमें एक यूनिटरी व्यूज में नहीं देखना, एक होलिस्टिक व्यूज में देखना। और इसके बाद आप देखोगे लास्ट चिराग कौन होगा? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। अब बताओ, ये जफर नाम से बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के नाम से शेर व शायरी कर रहा है। शेर व शायरी से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और बहादुर शाह जफर को आप देखोगे तो 1837 से लेकर और विद्रोह तक, और 62 में इनका देहांत हो जाएगा। और इनका भी मकबरा भारत से बाहर बनेगा, रंगून में बनेगा, क्योंकि वहीं अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। अंग्रेजों ने इनको यहाँ से भेज दिया रंगून। अब आप इनके समय में देखो, बहादुर शाह सेकंड के समय में 1837 से, यानी कि 1837 का मतलब क्या है कि इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होगा, लॉर्ड ऑकलैंड का समय। यानी कि बीच में आप देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आया चार्ल्स मेटकॉफ। अब सारा पृष्ठभूमि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तैयार किया, और लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को पूरा श्रेय मिला, और वो हो गया क्या? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। यानी कि भारतीय समाचार प्रेस का मुक्तिदाता बना कौन? चार्ल्स मेटकॉफ।
और सारा बैकग्राउंड तैयार किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाता है कि भारत में सुधारों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि उन्हीं के समय में आप देखो सती प्रथा और जो है वो ठगी प्रथा और कर्नल स्लीमैन और कितने जो है एक तरह से परंपराओं को आप देखो। तो ये सारा श्रेय यानी कि बीच में आता है एक गवर्नर जनरल कौन? चार्ल्स मेटकाफ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं और 38 से 42 के बीच में हो जाता वो प्रथम अफगान युद्ध, जिसमें काफ़ी करारी शिकस्त होती है जो है अंग्रेजों की। उसके बाद आप देखो कि इसी बादशाह के समय में 1853 में आपका लास्ट यानी कि चौथा चार्टर अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट आता है। और इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि अब कंपनी का कार्यकाल ब्रिटिश संसद के इच्छा पर निर्भर करेगा। अब देखो एक्सटेंशन को रोक दिया गया क्योंकि अब युद्ध कर रहे हैं, पैसे खूब खर्च हो रहे हैं, बाहर भारत से बाहर विस्तार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यानी कि अब कंपनी का समय निकट आ गया है। वह कंपनी जो आप सोचो जब ये जब यूनाइटेड कंपनी बनी 1708 में, तो 1708 से लेकर और 1740 तक 40 पाउंड दिया ब्रिटिश सरकार को ये जो है प्राइवेट कंपनी। अब सोचो 40 लाख पाउंड अगर कोई सरकार दे रही है यानी कि ये निजी कंपनी, तो सरकार ने वहीं से जो है इसका दामन पकड़ लिया और बोले विश्व में कहीं भी युद्ध हो तो आप लड़ो और भारत में आप बचाए रखो और हम आपके साथ। और लास्ट में जब विद्रोह हो जाता है तो उसी कंपनी पर आरोप लगाकर ब्रिटिश संसद ने उसको ख़त्म कर दिया और रानी के हाथ में पूरी तरह बागडोर आ गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि अब आपका जीवन काल ब्रिटिश संसद के इच्छा पर निर्भर करेगा। इसका मतलब इसमें 20 वर्षों का कार्यकाल नहीं दिया है। और यहीं पर आप देखोगे इसी चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, यानी कि 1833 में ये कहा गया कि भारत में हम एक विधि आयोग की स्थापना करेंगे। कोडिफाइड करने के लिए भारत में एक विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग आएगा। अब यहाँ कहा गया क्या कि लंदन में एक विधि आयोग की स्थापना करेंगे और वो विधि आयोग वाला समाप्त हो जाएगा। एक तो लंदन में विधि आयोग का प्रावधान करता है और एक कंपटीशन की बात करता है कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी। यानी कि जिस कंपटीशन को आप दे रहे हो उस कंपटीशन का जन्म कहाँ हुआ? चौथा चार्टर एक्ट। ये इतिहास ही तो बताएगा, और कौन बताएगा। और इस चौथे चार्टर एक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात की गई है। और यहीं पर आप देखोगे मैकाले कमेटी बैठेगी और मैकाले समिति बैठेगी और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1854 में मैकाले कमेटी आई और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आईसीएस का पहली परीक्षा आप देखोगे 1855 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो लॉर्ड डलहौजी वाज फादर ऑफ आईसीएस बट लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज फादर ऑफ सीएस and who introduced CS, that is Lord रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने उसका सूत्रपात किया। CS का जनक कौन रहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन आईसीएस का जनक कौन बना? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन बनेगा? अखिल भारतीय सेवा का जनक बनेंगे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना कि कैसे कैसे डाइवर्ट हो रही। और 1863 के बैच में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय रहे जो आईसीएस बने और 1923 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित हुई। जो पहले ही से डिमांड था कि आईसीएस की परीक्षा का आयोजन कहाँ करेंगे, भारत में कब करेंगे। इसके बाद आप देखो इसी बादशाह के समय में 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है। उस समय जॉर्ज थॉमसन रहते हैं और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो जाती है। और इसी बादशाह के समय में सिंध पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। लॉर्ड एलनबरो का समय रहता है और लॉर्ड एलनबरो इसी समय में दास प्रथा को समाप्त करते हैं और सिंध पर भी अधिकार कर लेते हैं। और इसी बादशाह के समय में आप देखोगे कि पंजाब का लास्ट बिल्कुल और 1849 में
यानी कि एक तरह से 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। यानी कि इसी बादशाह के समय में 2 एंग्लो सिख युद्ध होते हैं, जिसमें पहला एंग्लो सिख युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जिसकी समाप्ति होती है लाहौर के संधि से। यानी कि 1846 में मार्च में लाहौर की संधि होती है, और लाहौर की संधि से अंग्रेज जो है लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं, और लाहौर इनकी पॉलिटिकल राजधानी रहती है। और उस समय राजा कौन रहते हैं? टीपू, इनके खानदान में, रणजीत सिंह के खानदान में लास्ट जो है दिलीप सिंह रहते हैं, और रानी जिंदा उनकी संरक्षिका रहती हैं। और जो संधि होती है उसके बाद एक एक्सटेंडेड ट्रीटी होती है भैरववाल की संधि, और भैरववाल के संधि से आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर जाते हैं। और इसके बाद लास्ट जो घटना होती है वो 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह में ये नेतृत्व करते हैं, इसलिए अंग्रेज इनको भारत से बाहर भेज देते हैं, यानी कि रंगून भेज देते हैं। और आप देखो रंगून में ही इनकी डेथ हो जाती है, और वो कहते हैं ना पिया गए रंगून, और टेलीफोन करेंगे, और वहीं बदनसीब बादशाह की डेथ होती है। और जफ़र नाम से शेर व शायरी करते हुए वहीं पर ये बादशाह का देहांत हो जाता है। और ये बादशाह वहीं पर कहता है क्या, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी के आँखों का नूर हूँ, मैं तो वह बुझता हुआ चिराग हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं तो वह बुझता हुआ चिराग हूँ। चिराग बुझते बुझते बुझ गया, और मुगल वंश का पतन हो गया। तो यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग ऑटोनॉमस स्टेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जितने राज्य हैं मैक्सिमम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए। थैंक यू।